Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study class 12th NCERT Geography, India, People and Economy. In this series, we have already completed the first 8 chapters of this book, and today we would be starting with chapter number 9, that is your planning and sustainable development in Indian context. इसमें हम देखेंगे किस तरीके से प्लानिंग करके हमने अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एरिया वाइज हर जगह पे कैसे हमने प्लानिंग करी एंड देन वी इम्प्लीमेंटेड इट. And next and then we would be talking about sustainable development, in which we would be talking about what are the sustainable development goals, how are we planning it. Sustainable development simply means कि हम इस तरीके से अपनी चीज़ों को यूज़ करें कि आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए किस तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो. Similarly, we will be studying about sustainable development and everything. So let's begin. द वर्ड प्लानिंग, अब ये जो प्लानिंग नाम का वर्ड है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू टू यू. कि ऐसा नहीं है कि आपने कभी प्लानिंग के बारे में सुना नहीं है. हम लोग कुछ भी करने जाते हैं, आप सुबह उठते हो, आप रात के सोने से पहले ही अपने अगले दिन का प्लानिंग कर सोते हो कि आप इतने बजे उठोगे, ये करोगे अगले दिन. इवन इफ यू डोंट डू दैट, आप कभी ट्रिप पे जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो हम हमेशा एक प्लान, एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं कोई भी एक्टिविटी को करने से पहले. आपको कहीं घूमने जाना है तो सबसे पहले आप डेस्टिनेशन सोचोगे, फिर आप डेट एंड डे टाइम सोचोगे, फिर आप पैसा बजट का सोचोगे, फिर प्लानिंग करोगे, फिर वो इम्प्लीमेंट होगा. इस तरीके से एक पूरी प्लानिंग का सारे प्रोसेसेस होते हैं. जो प्लानिंग है वो काफ़ी ब्रॉड टर्म है. हम इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे. इट इज़ दस डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल हिट एंड मिस methods by which reforms and reconstructions are often undertaken. ये बोल रहे हैं कि इसमें हम हिट एंड ट्रायल क्या होता है? ट्राई किया, सक्सेसफुल हुए, ट्राई किया, अनसक्सेसफुल हुए, दोबारा कोई और नया मेथड ट्राई किया, फिर अनसक्सेसफुल हुए, तीसरी बार दोबारा कोई नया मेथड ट्राई किया. मतलब हिट करो, ट्राई करो और बाय चांस कोई मेथड सक्सेसफुल हो जाए तो आपका वो मेथड अप्लाई हो जाए. तो जो प्लानिंग होती है ये एक हिट एंड मिस मेथड से थोड़ी सी डिफरेंट होती है. हिट और मिस मेथड से डिफरेंट कैसे होती है? दैट ऐसा हो सकता है कि आपने कोई चीज़ अप्लाई करी, कोई प्रोसेस किया, उसका रिजल्ट एज वैसा नहीं आया जैसा एक्सपेक्टेड था, तो आपने दोबारा से नया प्लानिंग किया. तो कभी कभी हम ऐसे ही कुछ भी कर देते हैं और देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है. देन कुछ चीज़ होती है जिनको हम प्लान करके इम्प्लीमेंट करते हैं. पहले ये जो बॉक्स है इसको पढ़ते हैं बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट. 1 जनवरी 2015 याद रखना है. नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक आपकी एक बॉडी है. इंडिया अडॉप्टेड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस. हमने सबसे पहले तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को फॉर्मुलेट किया गया था, फॉर्म हुई थी. उससे पहले क्या था? इंडिपेंडेंस के बाद ही हमने एक प्लानिंग कमीशन बनाई थी. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे करके वो डिसेंट्रलाइज होने लगी. मल्टी लेवल प्लानिंग यानी कि पहले हम सिर्फ सेंट्रल से सारी प्लानिंग करते थे, फिर स्टेट स्ट्रक्चर्स बनाए, फिर पंचायत, फिर म्यूनसिपैलिटीज़ बनाई, फिर पंचायत बनाई. तो ये जितनी भी प्लानिंग का सिस्टम था इसको हमने डिसेंट्रलाइज किया एक एपेक्स बॉडी से. अब ये बहुत सारी छोटी छोटी अलग अलग बॉडीज़ में आपकी प्लानिंग हो रही थी. द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू और ये प्लान को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में थी? प्लानिंग कमीशन के अंडर थी. प्लानिंग कमीशन सेंटर में भी थी, स्टेट पे भी थी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी. बट 1 जनवरी को हमने प्लानिंग कमीशन हटा दिया और उसकी जगह पे नीति आयोग ले आए थे. नीति आयोग हैज़ बीन सेटअप विद ऑब्जेक्टिव. इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सारी स्टेट्स की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगी इंडिया के लिए, प्रोवाइडिंग स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल एडवाइस. अब देखो एडवाइस लिखा है यहाँ पे. एडवाइस का सिंपल सा मतलब ये होता है मानना ना मानना वो आपके ऊपर है. तो नीति आयोग जनरली क्या करता है? एक एडवाइस, एक आपको बोलता है ये कर लो, आपको करना है या नहीं करना है. दैट विल बी योर चॉइस. ईदर यू विल चूज, योर सेंटर विल चूज, योर स्टेट विल चूज, एनीबडी, आपकी चॉइस होगी. नाउ जनरली देयर आर अप्रोचेस. जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक अप्रोच यानी कि कुछ तो दिमाग में लेकर चलते हैं हम. तो वो 2 तरीके की आपकी अप्रोच होती है. एक होती है आपकी सेक्टोरल अप्रोच और दूसरी होती है आपकी रीजनल अप्रोच. ऑल्दो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेक्टोरल अप्रोच में क्या होगा? अलग अलग सेक्टर्स को केटर किया जाएगा. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन. यानी कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर को पकड़ लोगे और उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करोगे.
रीजनल डेवलपमेंट क्या होती है, आप एक रीजन को पकड़ोगे, एक रीजन को उठाओगे, मान लो आपने आगरा उठा लिया, या आपने जब झारखंड का एक पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट उठा लिया, तो इसको हम बोलते हैं रीजनल प्लानिंग। यानी कि आप एक उस रीजन के हिसाब से अगर आप प्लानिंग करोगे तो वो रीजनल प्लानिंग होती है। आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के हिसाब से प्लानिंग करोगे तो आपकी सेक्टोरल प्लानिंग होती है। तो सेक्टोरल प्लानिंग में आपकी वेरियस सेक्टर्स, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आती हैं। बट इस केस में क्या प्रॉब्लम होती है, एक यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। यानी कि हर चीज़ में, हर पूरी की पूरी इकोनॉमी में कुछ हम एक पॉजिटिव डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं देखते हैं। इसीलिए देयर इज़ नो यूनिफॉर्म इकोनॉमिक, बोल रहे हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पूरी इकोनॉमी में एक समान नहीं है। कुछ रीजन्स हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत वेल डेवलप्ड हैं और कुछ रीजन्स हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा खराब हैं। सम एरिया ज़्यादा डेवलप हैं, कुछ लैग बिहाइंड करते हैं। ये जो अनइवन पैटर्न है, अनइवन पैटर्न का मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा है और कुछ बेकार है, ओवर स्पेस अलग अलग जगह में, इससे हमें पता चलता है कि जो प्लानर्स हैं कहीं, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल केरला की सिचुएशन बहुत अच्छी है कंपेयर टू लेट्स टेक बिहार। तो क्या है, यहाँ के प्लानर्स में डिफरेंस है। जो केरला में प्लानिंग करी गई वो केरला को सूट करी, केरला के लिए अच्छी थी। बिहार में इधर प्लानिंग करी नहीं गई, या जो करी गई वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो प्लानिंग, इसको हम बोलते हैं रीजनल प्लानिंग। जब आप एक ऐसा रीजन जो कि इतना डेवलप नहीं है उसके बारे में प्लान बनाओ, उसकी सारे आप रिसोर्सेज चेक करो कि एक गांव है उसमें ये उसमें इस चीज़ की खेती बाड़ी होती है, इस चीज़ की इंडस्ट्रीज अच्छी चलती हैं, लोग कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, उस हिसाब से आप इंडस्ट्रीज बनाओ। आप एक बड़ा सा मार्केट बना सकते हो, वहाँ पे आप बस स्टॉप वगैरह, जिससे ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्शन, ये सारी चीज़ें बेटर हो सकें। तो इसको हम बोलते हैं रीजनल प्लानिंग। अब ये बात करें कुछ अभी थोड़े आपको प्रोग्राम्स और प्लानिंग के बारे में बताएंगे। सबसे पहला है टारगेट एरिया प्लानिंग। नाम से समझ में आ रहा है, टारगेट एरिया प्लानिंग का मतलब है एक एरिया को टारगेट बनाया जाएगा, एक एरिया उठाया जाएगा, एक पर्टिकुलर एरिया, वो आपका टारगेट होगा और उसी में आपने सारी प्लानिंग करनी है। द प्लानिंग प्रोसेस हैज़ टू टेक स्पेशल केयर ऑफ दोज इन द एरिया। इस प्रोसेस में आप क्या करते हो, जो लोग उस जगह में रह रहे होते हैं उनका आपको बहुत ध्यान रखना होता है, जो कि पिछले कुछ समय से इकोनॉमिकली बहुत पिछड़े हुए रहे हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहे हैं। एज आपको पता है कि किसी भी जगह की, किसी भी एरिया की इकोनॉमी अच्छी कैसे हो सकती है, जब उस एरिया के पास रिसोर्सेज हों। अब राजस्थान के डेजर्ट में टूरिज्म के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। वहाँ पे मैं इंडस्ट्री लगा दूंगी तो बिजली नहीं है, एग्रीकल्चर करना है तो पानी नहीं है, कम्युनिकेशन बनाना है तो कुछ खंबे वंबे, तो वही। तो हर रीजन, किसी भी रीजन की इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए उसके पास रिसोर्सेज क्या हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपको कुछ बनना है तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या पढ़ाई करी है, आपका रिजल्ट कैसा रहा, जैसे वो मैटर करता है। सिमिलरली किसी रीजन को जब हमें डेवलप करना होता है तो उस रीजन के पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं, खाने के रिसोर्सेज हैं या नहीं, वाटर है या नहीं, पावर है या नहीं, आपका सोलर अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें, और कम्युनिकेशन नेटवर्क है या नहीं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, तो ये सब क्या है, ये रिसोर्सेज हैं। एक रीजन के पास होंगे तभी वो डेवलप हो पाएगा। बट कुछ ऐसे रीजन भी होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं पर फिर भी वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है झारखंड, छत्तीसगढ़। हमने अभी कुछ चैप्टर्स पढ़े जिसमें हमने मिनरल रिसोर्सेज, आयरन ओर, इंडस्ट्रीज, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। पहले हमने मिनरल रिसोर्सेज पढ़ा था। तो आप देखो झारखंड, छत्तीसगढ़ में कितने सारे रिसोर्सेज हैं, दे हैव एवरीथिंग। उनके पास हर तरीके का मेटल है, लोहा, आयरन। ऐसा नहीं होगा, एक भी कोना पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में ऐसा नहीं होगा जो बिना लोहे के काम कर सकता हो, बिना आयरन के काम कर सकता हो। झारखंड के पास आयरन था, आयरन है, बट स्टिल इट इज़ नॉट द टॉप 10 कंट्रीज इन आर कंट्री, टॉप 10 स्टेट इन आर कंट्री जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इसी तरीके से कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत रिसोर्सेज होने के बावजूद वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सिर्फ रिसोर्स का होना ज़रूरी नहीं है, उसको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी का होना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब मेरे पास एक मशीन है जो लोहा निकाल सकती है, मेरे पास आइडिया है मशीन बनाने, अब उस मशीन को बनाने के लिए मुझे पैसे चाहिए,
वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ के लोगों के पास पैसे नहीं है। सो सिर्फ रिसोर्स इनफ नहीं होता है, रिसोर्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। With planning experience of about 1.5 decades, it was realized that regional imbalances in economic development were getting accentuated. ये बोल रहे हैं कि जब हमने करीब 15 साल हमने काफ़ी, ये प्लानिंग कमीशन ने प्लानिंग वगैरह करी और इकोनॉमिक डेवलपमेंग के लिए कुछ प्रोग्राम्स वगैरह बनाए, हमको ये पता चल गया कि जो रीजनल बैलेंसेस हैं, अलग अलग रीजन की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, जो कि इम्बैलेंस हुआ है, कोई समानता नहीं है कोई भी, तो हमें ये पता चल गया कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो असेंचुएट हो रही है, यानी कि हर जगह पे इक्वली नहीं पहुंच पा रही है। इन ऑर्डर टू अरेस्ट द असेंचुएशन ऑफ रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटीज, अब ये जो असेंचुएशन, ये जो डिफरेंस था रीजनल और सोशल डिस्पैरिटीज के बीच में, इसको कम करने के लिए, अरेस्ट यानी कि पकड़ने के लिए, इसको कैच करने के लिए जो प्लानिंग कमीशन थी, इन्होंने टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप अप्रोचेस बनाई प्लानिंग की। क्या बनाई? टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप्स। टारगेट एरिया में क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया को पकड़ लेंगे और वहाँ की डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। टारगेट ग्रुप में क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप या एक ऐसा ग्रुप जो कि पहले बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, जिनकी बहुत कुछ ग्रोथ नहीं है, बहुत पिछड़े तरीके से बैकवर्ड वे में रह रहे हैं, उनको पकड़ेंगे। तो टारगेट एरिया, टारगेट ग्रुप के प्रोग्राम्स बनाए इन्होंने। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्राम डायरेक्टेड टूवर्ड्स द डेवलपमेंट, और कुछ प्रोग्राम्स इसी के अंदर टारगेट एरिया ग्रुप्स और टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप्स के अंदर इन्होंने कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बनाए जिनका नाम लिखा हुआ है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, नाम से समझ में आ रहा है वो एरिया जहाँ पे ड्रॉट प्रोन है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। ये ग्रुप हो गए। पहले एरिया की बात करी इन्होंने, टारगेट कमांड एरिया की डेवलपमेंट की बात करी, ड्रॉट एरिया के डेवलपमेंट की बात करी, हिल एरिया के डेवलपमेंट की बात करी, डेजर्ट एरिया के डेवलपमेंट की बात करी। अब ये टारगेट ग्रुप्स की बात करें, जिसमें सबसे पहले ये बात करें स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको सबदा मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको MFD है। तो टारगेट एरिया के कुछ एग्जाम्पल्स दिए, टारगेट ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स दिए, ये आपके टारगेट ग्रुप प्रोग्राम में आए थे। इन द 8th 5-year प्लान स्पेशल एरिया प्रोग्राम्स, 8वें 5-year प्लान जो था हमारा, आपको पता होगा कि प्लानिंग कमीशन हर 5 साल बाद नया प्लान लाती थी। तो जो 8th 5-year प्लान था, इसमें स्पेशल एरिया प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया था हिल एरियाज़ के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, ट्राइबल एरियाज़ के लिए और बैकवर्ड एरियाज़ के लिए। सो दिस वॉज योर टारगेट एरिया प्लानिंग। एक पर्टिकुलर टारगेट को पकड़ के वहाँ पे रिसोर्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान देना है। टारगेट एरिया के कुछ हैं कमांड एरिया, ड्रॉट प्रोन एरिया, डेजर्ट एरिया और हिल एरियाज। टारगेट ग्रुप के हैं स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स। नेक्स्ट इज योर, अभी इसी में जिन्होंने बताया था ना कमांड एरिया वगैरह, अभी इसमें इन्होंने 2-3 की डिस्कशन किया है, जैसे कि हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ये आपकी 5th 5-year प्लान में ही आ गया था, जिसमें इन्होंने 15 डिस्ट्रिक्ट कंप्राइजिंग ऑल दी हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, आज की डेट में जो उत्तराखंड, मिकीर हिल्स, नॉर्थ काशर हिल्स ऑफ असम, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये 15 डिस्ट्रिक्ट्स आपकी टोटल उठाई थी इन्होंने इन सारी रीजन्स में से। टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट्स इन्होंने पिकअप करी थी। आपके जो रीजन्स लिखे हैं उत्तराखंड, मिकीर हिल्स, नॉर्थ काचर हिल्स, दार्जिलिंग एंड नीलगिरी। सॉरी 15 यूपी की और बाकी ये सारी आपकी मिकीर हिल्स वाली और ये। सो द नेशनल कमिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, एक है आपकी NCBA, नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। इन 1981 इन्होंने रिकमेंड किया कि जितने भी हिल एरियाज हैं कंट्री में, जिनकी हाइट जो कि हिली एरिया माउंटेन एरियाज की बात नहीं हो रही है, ये हिली एरियाज की बात कर रहे हैं, और वो सारे हिली एरियाज जिनकी जो हाइट है वो 600 मीटर से ऊंची है। कितने मीटर से ऊंची है? 600 मीटर से अबव है। एंड नॉट कवर्ड अंडर ट्राइबल सब प्लान बी ट्रीटेड एट बैकवर्ड हिल एरियाज, और जो कि ऑलरेडी ट्राइबल प्लानिंग में कंसिडर नहीं करी गई हैं। रिपीटिंग अगेन, वो सारी हिल्स जो कि 600 मीटर से ऊपर हैं और ट्राइबल प्लानिंग बन रही थी, इसकी ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्राइबल एरिया में नहीं आ रही हैं, उनको हम बैकवर्ड हिल एरियाज कंसिडर करेंगे। ये किसने बोला था? नेशनल कमिटी ऑफ ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज इन 1981। The detailed plans for the development of hill areas were drawn keeping in view their topographical, ecological,
सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। तो ये बोल रहे हैं किसी भी हिल एरिया का, किसी भी एरिया की डेवलपमेंट के लिए किस किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था? उनकी टोपोग्राफी पे, पहाड़, पानी वानी कैसा, वो कैसा टोपोग्राफी यानी कि लैंडफॉर्म्स कैसे हैं, पानी की अवेलेबिलिटी, नदी वदी है, पॉन्ड वॉन्ड है, लेक है, और बहुत पहाड़ कैसे हैं, कुछ प्लेन एरियाज है घर वगैरह के लिए, सो यही सारी चीज़ें। इकोलॉजी देखी जाती है, जानवर वगैरह, आपको तो हर चीज़ से कैसे भी इकोनॉमी को डेवलप करना है, तो जानवर हैं या नहीं, प्लांट्स का कैसा है, सोशल कंडीशंस कैसी हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। These programs aimed at harnessing the indigenous resources of the hill areas। ये बोल रहे हैं जो प्रोग्राम्स थे, ये इनका मेन एम क्या है कि जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं, इंडिजिनस रिसोर्सेज यानी कि मैं एक गांव में रहती हूँ, मेरा एक हिली एरिया है, मेरे गांव में ही जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, बाहर से लाके यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे हैं उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके डेवलपमेंट किया जाए, हॉर्टिकल्चर का, प्लांटेशन का, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल विलेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल विलेज इंडस्ट्री। तो कॉमन इंडिजिनस मतलब होता है लोकल रिसोर्सेज को यूज करते ही मुझे ये सारे डेवलपमेंट्स करने थे। दिस वॉज योर हिल एरिया डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि पहले तो हिल एरिया डेवलपमेंट में कितनी 20 डिस्ट्रिक्ट आ रही थी, कौन सी थी, जिनकी हाइट 600 मीटर से ऊंची थी और जो कि ट्राइबल वाले सब प्लान में कंसिडर नहीं करी गई थी। दूसरी चीज़ इनको यहाँ पे कंडीशन देखनी थी, टोपोग्राफिकल, इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस। उसके बाद इंडिजिनस रिसोर्सेज को यूज़ करके ये लोग क्या क्या करेंगे, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री, डेयरी फार्मिंग, फॉरेस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज योर ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। अभी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम के नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ सूखा पड़ा, तो वो इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं पहुँच पाता है उसको हम ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम बोलेंगे। तो दिस प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग दी 4th 5-year प्लान। जो हिल एरिया वाला था वो 5th 5-year प्लान में बना था, और जो ड्रॉट वाला था ये आपका 4th 5-year प्लान में आपका बना था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी है उन सारे लोगों को जो ड्रॉट प्रोन एरियाज में रहते हैं, उनको एक प्रोडक्टिव असेट बनाना है। असेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं, असेट्स यानी कि जो आपको इन फ्यूचर रिटर्न्स देगा, और लाइबिलिटीज क्या होती हैं, जो आप मतलब आप पे भारी ही पड़ती रहती है हमेशा। तो ये लोग उन लोगों को जॉब देके उनको एक फ्यूचर के लिए असेट बनाना चाहते थे। इनिशियली दिस प्रोग्राम लेड एम्फेसिस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स। अब क्या हुआ, ड्रॉट प्रोन एरिया है कि कहाँ से पानी, बहुत ज़्यादा पानी, कितना भी आप पानी प्रोवाइड करा दो तो सब लोग तो खेती तब भी नहीं कर सकते। तो इन्होंने बेसिक चीज़ पे ये करना शुरू किया, बेसिक सिविल वर्क्स में, कंस्ट्रक्शन वर्क में डाला। यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करी, बिल्डिंग्स वगैरह बनाई, सिविल वर्क में, घर वगैरह बनाने में जो योजनाएं चल रही थी सरकार के लोगों को घर प्रोवाइड करने की, उसमें इन लोगों से कंस्ट्रक्शन कराई गई। बट लेटर ऑन इट एम्फसाइज्ड ऑन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। पहले इन्होंने ऑल्टरनेटिव जॉब ढूंढने की कोशिश करी, फिर बाद में इन्होंने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देना शुरू किया, लैंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स पे ध्यान देना शुरू किया, एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ वगैरह उगाने पे, ग्रासलैंड डेवलपमेंट पे फोकस किया, बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। ये थोड़ा बता देती हूँ मैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट आपको पता ही चल गया। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि लैंड की क्वालिटी को किस तरीके से इन्हांस किया जाए और ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं यहाँ पे। ग्रासलैंड डेवलपमेंट, अब घास तो हर जगह उगी जाती है, तो ग्रासलैंड की डेवलपमेंट करी यहाँ पे। बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को डेवलपमेंट करी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, मार्केट, क्रेडिट और ये सारी सर्विसेज आपकी अवेलेबल कराई करी वहाँ पर। द नेशनल कमीशन ऑफ डेवलपमेंट ऑन बैकवर्ड एरियाज, जो भी हम बात कर रहे थे, इन्होंने इस प्रोग्राम की परफॉर्मेंस यानी कि रिजल्ट कैसा है उसको रिव्यू किया और ये ऑब्जर्व किया कि प्रोग्राम जो है वो इज कन्फाइंड टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स विद मेजर फोकस ऑन रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इन्होंने क्या अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करी कि ये जो प्रोग्राम है ये एग्रीकल्चर में ही, ऑलरेडी वहाँ पानी की कमी थी तो आप एग्रीकल्चर में ही बढ़ोतरी लाने की कोशिश कर रहे हो सॉरी, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये जो अलाइड एक्टिविटीज होती हैं उन्हीं को डेवलप करने पे फोकस किया जा रहा था। Since growing population pressure is forcing the society to utilize the marginal lands for agriculture and thereby causing ecological degradation, there is a need to create alternative employment opportunities in the drought prone area.
तो ये जो कमेटी थी, नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, इन्होंने बोला कि आप अभी तक जो भी इस प्रोग्राम में कर रहे थे ये आप एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए कर रहे थे और वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी और जो किसी ना किसी तरीके से इकोलॉजी को बेटर करेंगे। बट क्योंकि जो सोसाइटी है उसमें पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जमीन पे जो प्रेशर है और खाना चाहिए वो और ज़्यादा होता जा रहा है, तो सिर्फ एग्रीकल्चर करने से कुछ नहीं होगा, आपको ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेंगी जो खेती बाड़ी के अलावा भी लोगों को पैसा प्रोवाइड कर सके। The other strategies of development in these areas include adoption of integrated watershed development approach at the micro level. Integrated watershed development, watershed यानी कि जो भी थोड़ा बहुत भी पानी, अब नदी ड्रॉट कैसे, बारिश नहीं हो रही है पर अगर कोई भी नदी वदी जा रही है तो उसको मैनेज किया जाए, उसके पानी को स्टोर किया जाए, कहीं ना कहीं बंद कर दिया जाए, टैंक्स वगैरह में डाला जाए, माइक्रो लेवल पे, बहुत मेजर लेवल पे नहीं, लोकल लोग घर खुद करें। द रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, ये बैलेंस पानी के बीच में सॉइल, प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल प्रोडक्शन, ये एक बेसिक कंसिडरेशन होना चाहिए इन ड्रॉट प्रोन एरियाज। जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1967 आइडेंटिफाइड 67 डिस्ट्रिक्ट्स, इन्होंने कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई करी, 67 डिस्ट्रिक्ट्स ढूंढी ऑफ द कंट्री जो कि ड्रॉट प्रोन है। हमारी कंट्री में ऐसी, अब तो बहुत चेंज हो गया है फिगर, उस टाइम पे 67 ऐसी कंट्रीज थी जो कि जहाँ पे सूखा पड़ा रहता था। द इरिगेशन कमीशन 1972 में जो बनाई गई थी, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्रिएशन ऑफ 30% इरिगेटेड एरिया एंड डिमार्केटेड ड्रॉट प्रोन एरियाज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो एरियाज जो कि 30% में 30% इरिगेशन था और जो ड्रॉट प्रोन थे उनको कैटेगराइज किया। ब्रॉडली जो ड्रॉट प्रोन एरियाज थे इंडिया के, वो कहाँ पे थे, सेमी एरिड और एरिड। एरिड यानी कि सूखा, तो थोड़ा सूखा और काफ़ी सूखा एरिया जो था आपका राजस्थान का, गुजरात में जो आपका डेजर्ट है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न एमपी जो है आपका, महाराष्ट्र का ईस्टर्न रीजन, मराठवाड़ा रीजन जो है, क्योंकि क्या है यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ तो बारिश हो जाती है, इधर बारिश नहीं हो पाती है, तो जो इधर वाला रीजन है वो मराठवाड़ा रीजन आपका। रायलसीमा एंड तेलंगाना प्लेट्यूज हैं आपके, आंध्र प्रदेश में 2 प्लेट्यूज हैं वहाँ पे, कर्नाटका प्लेट्यू, हाईलैंड्स कुछ, और थोड़ा सा इंटीरियर पार्ट ऑफ तमिलनाडु। दीज वर सर्टन एरियाज जो कि ड्रॉट प्रोन है, सूखा पड़ जाता है यहाँ पे। The drought prone areas of Punjab, Haryana and North Rajasthan are largely protected to spread due to spread of irrigation in this region. ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो पंजाब में भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, उस तरीके से राजस्थान का भी नॉर्थन रीजन है, यहाँ पे भी बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पर यहाँ पे एग्रीकल्चर कैसे हो जाता है, इरीगेशन। इन्होंने इतनी अच्छी इरीगेशन फैसिलिटीज़ बना ली हैं, नदियों से अपनी तरफ पानी ले लेते हैं, कैनाल्स बना लिए हैं, चैनल्स बना लिए हैं, जिससे पानी की प्रॉब्लम इतनी नहीं है जितनी कि बाकी के एरियाज में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब ये जो हमारा केस स्टडी है ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ये हम कल पढ़ेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, लीव योर कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब इट। थैंक यू so much for taking out time and watching this video. Goodbye and have a nice day.